हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू द थोरेक्स यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करते हैं सेकंड लेक्चर ऑफ द एनाटॉमी ऑफ द फ्लोरिंग प्लांट चैप्टर। फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। उस टिश्यू के बहुत सारे टाइप्स भी आपको बताए थे। आज हम सेकंड टिश्यू को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है परमानेंट टिश्यू। कल बात की थी प्लांट के अंदर कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो लगातार डिवाइड करते ही रहते हैं भाई उसकी ग्रोथ करने के लिए, उन्हें बोला था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या फिर मेरिस्टेमेटिक सेल्स। आज बात करेंगे ऐसे सेल्स जो डिवीजन की प्रोसेस लॉस कर देते हैं, डिवीजन करते ही नहीं है, वो कोई पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए मॉडिफाई हो जाते हैं, उन सेल्स को बोलेंगे हम परमानेंट सेल और उनसे जो टिश्यू बनेगा उसे बोलेंगे परमानेंट टिश्यू। तो चलिए भाई आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं जल्दी से। सबसे पहली लाइन आपको बताता हूं इस टिश्यू के बारे में, ये कैसे बनता है। ये प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था, इसके डी डिफरेंशिएशन से फॉर्म होता है। अब ये डी डिफरेंशिएशन क्या है भाई, सबसे पहले जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है ये डिफरेंशिएट होकर परमानेंट टिश्यू बनाता है। फिर ये जो परमानेंट टिश्यू है ये फर्दर डी डिफरेंशिएट होता है। क्या होता है बच्चों, डी डिफरेंशिएट होता है। यहाँ पे क्या हुआ था, डिफरेंशिएशन का प्रोसेस हुआ था, मेरिस्टेमेटिक परमानेंट बना था। अब ये परमानेंट वापस डी डिफरेंशिएट किया करके क्या बनाता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनाता है। इसको सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक बोलेंगे क्योंकि सेकंड टाइम पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बन रहा है। जब ये वापस डिफरेंशिएशन करेगा तो इसे रीडिफरेंशिएशन बोलेंगे, और जब वापस बनेगा तो सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बन जाएगा। भाई समझ में आता है क्या, परमानेंट टिश्यू भी दो बार फॉर्म हो रहा है और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी दो बार फॉर्म हो रहा है। मैं आपको समझा रहा हूं कि परमानेंट टिश्यू कैसे बनेगा, तो ध्यान से देखो बच्चे, ये रहा परमानेंट टिश्यू। क्या ये डिफरेंशिएशन प्रोसेस से बनता है और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बनता है, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे वो सेकेंडरी मेरिस्टम हो। ये प्राइमरी मेरिस्टम है और ये सेकेंडरी मेरिस्टम है, इन दोनों के ही डिफरेंशिएशन से एक बार पहले डिफरेंशिएशन हो गया इसलिए इसे रीडिफरेंशिएशन बोल रहे हैं। इन दोनों के ही डिफरेंशिएशन से क्या बन रहा है बच्चों, परमानेंट टिश्यू बन रहा है। चाहे प्राइमरी मेरिस्टम हो चाहे सेकेंडरी मेरिस्टम हो, जब ये डिफरेंशिएट होते हैं तब क्या बन जाता है बच्चों, परमानेंट टिश्यू बन जाता है या परमानेंट सेल्स बन जाते हैं। बेसिकली ये जो है मेच्योर होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं। भाई मेच्योर का मतलब है, देखो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो इमैच्योर सेल है, उनमें अभी वो मेच्योरिटी नहीं है, उनको क्या काम करना है वो पता नहीं है। लेकिन परमानेंट टिश्यू अपना काम स्पेसिफाई कर लेते हैं, भाई विशेष तरीके से अपना काम करते हैं। आगे लिखा है कि एबिलिटी ऑफ सेल डिवीजन, जो सेल डिवीजन की एबिलिटी है वो इनमें होती नहीं है। भाई लॉस्ट टेम्पररी, वो टेम्पररी अस्थायी रूप से खो देते हैं या फिर परमानेंटली भी खो देते हैं। भाई इस दोनों वर्ड को आप समझना, ये जो परमानेंट टिश्यू है इसके अंदर वापस डिवीजन करने की कैपेसिटी आ सकती है, तभी तो ये सेकेंडरी मेरिस्टम बनाएगा। मेरिस्टम वो जो डिवीजन करेगा, परमानेंट वो जो डिवीजन नहीं करेगा। ये डिवीजन नहीं कर रहा है बट ये डिवीजन कर सकता है, यानी कि इसके अंदर डिवीजन की कैपेसिटी लॉस तो हुई है लेकिन टेम्परेरी तरीके से वापस भी ये डिवीजन कर सकता है। लेकिन इसके अंदर जो डिवीजन की कैपेसिटी लॉस हुई है वो परमानेंट तरीके से हो गई है। ये कभी भी वापस सेल डिवीजन नहीं करेगा, ये कभी भी वापस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं बनाएगा। बट ये वाला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बना सकता है, इसलिए ये टेम्परेरी तरीके से लॉस करता है सेल डिवीजन की कैपेसिटी को। उम्मीद करते हैं ये दोनों वर्ड बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हैं। भाई आगे लिखा है जो सेल्स होते हैं परमानेंट टिश्यू के डू नॉट जनरली डिवाइड फर्दर, वो फर्दर डिवाइड नहीं होते हैं। भाई जब सेल डिवीजन नहीं करेंगे तो डिवाइड कैसे होंगे, ऑब्वियसली डिवाइड होने का मतलब तो क्या है, सेल डिवीजन करना। आगे लिखा है भाई ये जो परमानेंट टिश्यू होते हैं ये दो टाइप के हो सकते हैं। भाई पहला टाइप लिखा गया है सिंपल टिश्यू। सिंपल वर्ड को बहुत ध्यान से समझो, सिंपल का मतलब है यहां पर जितने भी सेल्स आएंगे वो सब सिमिलर होंगे, भाई सिमिलर टाइप के सेल्स होंगे, तब उसे हम बोलेंगे सिंपल टिश्यू। अगर अलग अलग टाइप के सेल्स, टू और मोर देन टू डिफरेंट टाइप के सेल्स आके टिश्यू बनाएंगे तो वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होगा। बोलो बात समझ में आती है क्या। सिंपल टिश्यू का मतलब है सारे सेल्स कैसे होंगे, सिमिलर, सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। और कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, जो सेल्स होंगे वो स्ट्रक्चरली भी डिफरेंट हो सकते हैं और फंक्शनली भी कैसे हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। बोलो बात समझ में आती है क्या। सिंपल का मतलब है सेम टाइप के सेल्स, सेम टाइप कैसे, स्ट्रक्चर भी सेम होगा फंक्शन भी सेम होगा। कॉम्प्लेक्स का मतलब डिफरेंट टाइप के सेल्स, स्ट्रक्चर भी डिफरेंट हो सकता है और फंक्शन भी डिफरेंट हो सकता है। उम्मीद करते हैं स्लाइड की एक एक वर्ड कंसेप्ट के साथ क्लियर है भाई आपके। आगे इसके टाइप समझाता हूं मैं आपको, बहुत ध्यान से देखो। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है ये एक ही टाइप के सेल से बना होगा भाई,
मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स लिखा गया है पहली लाइन में, और इसके 3 टाइप आपके सामने लिखे हैं भाई। सिंपल परमानेंट टिश्यू के 3 टाइप है भाई। सबसे पहला है पेरेन्काइमा, उसके बाद लिखा है कोलेनकाइमा, उसके बाद लिखा है स्क्लेरेन्काइमा। इनकी डिटेल्स इसी टेबल के अंदर है आपके सामने। ये आइसोडायामेट्रिक सेल्स होते हैं। आइसोडायामेट्रिक का मतलब है इनके जो एजेस होते हैं, इनकी जो मार्जिन्स होती है वो बिल्कुल ही सिमिलर होती है भाई। आइसो का मतलब ही सेम होता है भाई। जो डायमेट्री है इस सेल की वो सिमिलर है। ये जो होते हैं कहां पर होते हैं, देखो अकर इन द लेयर बिलो एपिडर्मिस। कोलेनकाइमा कहां पे मिलता है, एपिडर्मिस जो पेड़ों की छाल है, बार्क है, उसके जस्ट नीचे, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे क्या मिलता है भाई, कोलेनकाइमा मिलता है। इसकी पहली लाइन पढ़ लो। ये जो स्क्लेरेन्काइमा होते हैं ये लॉन्ग होते हैं, ये नैरो सेल्स होते हैं भाई, लंबे लंबे पतले सेल्स होते हैं, कुछ ऐसे ऐसे सेल्स होते हैं स्क्लेरेन्काइमा के अंदर। अगली लाइन पढ़ो भाई पेरेन्काइमा के बारे में। यहाँ पे लिखा है कैन हैव वेरीड शेप्स। इनका जो शेप होता है वो वेरी कर सकता है। अलग अलग प्लांट्स में पेरेन्काइमा का शेप अलग अलग हो सकता है। आगे लिखा है इनकी जो सेल वॉल है वो बहुत ही पतली होती है भाई, ये थिन वॉल्ड होते हैं। आगे लिखा है जो कि सेल वॉल किसकी बनी है भाई, सेलुलोज की बनी है। यहाँ पर बहुत ही पतली सेल वॉल है जो सेलुलोज की बनती है। यहाँ पे लिखा है कि ये फोटोसिंथेसिस करता है भाई। जो कोलेनकाइमा होता है वो एपिडर्मिस के नीचे होता है, फोटोसिंथेसिस करता है क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, तभी तो ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है। ये होमोजीनियस और इन पैचेस हो सकते हैं। होमोजीनियस का मतलब सभी जगह पे समान रूप से बंटे हुए, और पैचेस का मतलब धब्बों के रूप में, यहाँ पर है, बीच में नहीं है। अगर थोड़ी थोड़ी जगह पर है, थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस को छोड़कर, तो उसे बोलेंगे पैचेस में प्रेजेंट होना। बोलो बात समझ में आती है। इधर देखो लाइन, आइदर क्लोजली पैक्ड और हैव इंटरसेलुलर स्पेस। इसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस हो सकता है या फिर ये क्लोजली पैक्ड भी हो सकते हैं, यानी कि इंटरसेलुलर स्पेस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगली लाइन और पढ़ लो, ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है, ये स्टोरेज भी कर सकता है और ये सेक्रीशन भी कर सकता है। यानी कि पेरेन्काइमा जो है वो फोटोसिंथेसिस भी करेगा, खाने को बनाएगा भी, खाने को स्टोर भी कर सकता है, और खाने को या किसी मटेरियल को बाहर भी निकाल सकता है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर फॉर अबाउट पेरेन्काइमा। ये लाइन देखो, जो कॉर्नर्स होते हैं वो थिकंड होते हैं, वो मोटे होते हैं भाई, विथ सेलुलोज। वहां पर सेलुलोज तो है ही है, हेमीसेलुलोज भी है, वहां पर पेक्टिन भी है। देखो यहाँ की जो सेल वॉल है बच्चों, उसके अंदर प्योर सेलुलोज है। सेलुलोज के अलावा और कोई मटेरियल बहुत ही कम अमाउंट में है, लेकिन यहाँ की जो सेल वॉल है उसमें सेलुलोज भी है, हेमीसेलुलोज भी है। इन दोनों के अलावा पेक्टिन भी है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जो पेक्टिन है ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रखता है, इसलिए इसमें फ्लेक्सिबिलिटी का काम आ जाता है भाई। कोलेनकाइमा के अंदर ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, और इसके अंदर कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। जो कोलेनकाइमा है उसके अंदर कभी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा भाई। यहाँ पर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इसके बारे में 2-3 लाइनें देखो। वॉल्स जो होती है वो हाईली लिग्निफाइड होती है, मतलब लिग्निन बहुत ज्यादा है। जो पेरेन्काइमा का सेल है इसके अंदर सेलुलोज की सेल वॉल है, जो कोलेनकाइमा का सेल है इसके अंदर सेलुलोज और पेक्टिन की सेल वॉल है। लेकिन जो स्क्लेरेन्काइमा है यहाँ पर सेलुलोज और लिग्निन बहुत ज्यादा अमाउंट में आ जाएगा भाई। यहाँ पर पिट्स भी बन जाएंगे, गड्ढे भी बन जाएंगे। जैसे ये कोई सेल है, ये कोई दूसरा इसका पड़ोसी सेल है, इन दोनों सेल के बीच में एक ऐसा कनेक्शन बनता है भाई, ऐसा कनेक्शन मटेरियल को एक्सचेंज करने के लिए, इसे बोला जाता है पिट्स। क्या बोला जाता है बच्चों, पिट्स बोला जाता है। तो उम्मीद करते हैं पिट्स भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है भाई। आगे समझते हैं लाइंस को। देखो ये डेड सेल्स होते हैं यूजुअली, क्योंकि लिग्निन जो होता है वो साइटोप्लाज्म को समाप्त कर देता है भाई, है ना। साइटोप्लाज्म को समाप्त करने के बाद सेल डेड हो जाता है विदाउट प्रोटोप्लास्ट। आपने अगर सेल थोरेक्स पे ही पढ़ा है तो आपको पता होगा प्रोटोप्लास्ट क्या है, प्रोटोप्लाज्म क्या है और साइटोप्लाज्म क्या है। जो कोई भी सेल होता है उसका जो पूरा कंटेंट है उसे बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। उसके अंदर अगर सेल वॉल को हटा दो तो उसे बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, है ना। तो ऐसी चीजें आपने पढ़ी होगी भी सेल के बारे में, तो प्रोटोप्लास्ट वर्ड को आप रिलेट कर पाओगे। ये जो स्क्लेरेन्काइमा है इसके 2 फर्दर डिवीजन आपके सामने है। कुछ फाइबर की फॉर्म में होंगे, कुछ स्क्लेरिड्स के फॉर्म में होंगे भी। फाइबर जो नाम से ही पता चल रहा है पतले पतले धागे होंगे, लंबे लंबे, है ना। ये थिक वॉल्ड होते हैं भाई, ये इलोंगेटेड लंबे होते हैं। ये किसके ग्रुप्स के अंदर मिलते हैं भाई, धागे एक ग्रुप के अंदर मिलते हैं भाई।
जैसे कोकोनट के ऊपर हम जो फाइबर्स उतारते हैं वो एक प्रकार के स्क्लेरेनकाइमा के फाइबर्स ही होते हैं। उसके अलावा जो सक्लेरिड होता है वो स्पेरिकल हो सकता है, वो ओवल भी हो सकता है भाई, इसका शेप गोल हो सकता है या फिर एक जैसा भी हो सकता है। ये थिकन्ड होते हैं, डेड सेल्स होते हैं। ऑब्वियसली फाइबर भी कैसे हैं, डेड सेल ही है, क्योंकि सक्लेरेनकाइमा पूरा डेड है भाई साहब। तो ये दोनों इसके जो टाइप है, फर्दर सेगमेंट है, ये भी कैसे होंगे भाई, डेड सेल्स ही होंगे। तो उम्मीद करते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू के तीनों टाइप आपके दिमाग में बहुत ही अच्छे से क्लियर कर पाए हैं। और आगे बढ़ते हैं भाई। उम्मीद है आप नोटबुक लेके नोट्स बना रहे हो भाई अपने, है ना। ये जो लाइंस आपको दिख रही है इनके नोट्स भी आप बनाते चले, पॉज कर सकते हो वीडियो को लिखने के लिए। जो पेरेन्काइमा है इसके बारे में अलग से लाइन लिखिए, देखो वो तो टेबुलेट फॉर्म में एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में सब कुछ बताया था, अब एक एक लाइन समझाते हैं आपको। ये फंडामेंटल टिश्यू होता है। देखो फंडामेंटल का मतलब है मूलभूत, जो सभी जगह पे मिले उसे बोलते हैं फंडामेंटल। जो पेरेन्काइमा होता है वो प्लांट के हर ऑर्गन के अंदर प्रेजेंट होता है, हर जगह पे प्रेजेंट होता है, क्योंकि पेरेन्काइमा के अंदर फूड स्टोरेज होता है, क्योंकि फूड की रिक्वायरमेंट तो सभी ऑर्गन्स को है प्लांट के, इसीलिए पेरेन्काइमा जो है वो हर प्लांट ऑर्गन के अंदर प्रेजेंट होगा भाई। ये सबसे पहला परमानेंट टिश्यू भी है एक्चुअली में। ये यूनिवर्सल टिश्यू है। यूनिवर्सल का मतलब ही सेम, जो सभी जगह मिले वही तो यूनिवर्सल है भाई। ये लिविंग टिश्यू भी है भाई, क्योंकि इसके अंदर साइटोप्लाज्म मिलता है, प्रोटोप्लाज्म मिलता है मेच्योरिटी के टाइम पे। ये डिफरेंशिएट हो सकता है, स्पेशलाइज्ड हो सकता है, मेच्योर सेल्स बना सकता है। देखो जो मैंने आपको पढ़ाया था कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स थे वो क्या बना रहे थे, परमानेंट टिश्यू। ये परमानेंट टिश्यू वापस क्या बना रहे थे, सेकेंडरी मेरिस्टेम। केवल पेरेन्काइमा परमानेंट टिश्यू का वो भाग है जो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक बना सकता है। बाकी कोई भी कोलेनकाइमा और सक्लेरेनकाइमा वापस इस सेकेंडरी मेरिस्टेम को नहीं बना सकते हैं। केवल पेरेन्काइमा ही सेल डिवीजन की कैपेसिटी को ले सकते हैं और वापस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बना सकते हैं भाई। फर्स्ट डिफरेंशिएटेड टिश्यू है भाई, सबसे पहले डिफरेंशिएट होता है यही टिश्यू, लिखा हुआ भी है आपके सामने, अभी भी समझाया। कैन फॉर्म सेकेंडरी मेरिस्टेम बाय डी डिफरेंशिएशन। जब यहाँ पे डी डिफरेंशिएशन होगा तभी तो सेकेंडरी मेरिस्टेम बनेगा। ये क्या था, डिफरेंशिएशन, इसके बाद वापस क्या होगा, रीडिफरेंशिएशन। उम्मीद है सारा फ्लो चार्ट जो है, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन, ये क्लियर है आपके दिमाग में। पिछली क्लास से ही आपको बार बार समझा रहे हैं भाई। आगे बढ़ते हैं। देखो मेजर कंपोनेंट जो है ऑर्गन्स के अंदर वो क्या है, पेरेन्काइमा है, क्योंकि खाने की जरूरत है सबसे ज्यादा, तो मेजर कंपोनेंट वही है भाई। ये जो सेल्स होते हैं वो आइसोडायमेट्रिक होते हैं, अभी बता दिया। इनका जो डायामीटर है वो सेम होता है, आइसो मीन सेम। दे मे बी स्फेरिकल, ये स्फेरिकल गोल हो सकते हैं, ये ओवल अंडे जैसे हो सकते हैं, राउंड हो सकते हैं, पोलीगोनल भी हो सकते हैं, ये इलोंगेटेड लंबे भी हो सकते हैं भाई। इनकी जो वॉल्स होती है वो पतली होती है, क्योंकि इनमें केवल सेलुलोज ही होता है। ये क्लोजली पैक्ड हो सकते हैं, जिसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस ना हो। क्लोजली पैक्ड का मतलब इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, और ये स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेसेस के साथ भी हो सकते हैं। ये जो सेल्स होते हैं इनके अंदर न्यूक्लियस होता है, लिविंग प्रोटोप्लाज्म होता है, और एक बड़ी सी वैक्यूल भी होती है, क्योंकि इनको सेल डिवीजन तो करना नहीं है, तो यहाँ पे एक बड़ी सी वैक्यूल बन जाती है फूड को स्टोर करने के लिए, क्योंकि इनका फंक्शन ही क्या है बच्चों, फूड का स्टोरेज इनका फंक्शन है। आगे देखो एक पेरेन्काइमा का डायग्राम दिया है एनसीईआरटी ने। इस डायग्राम के अंदर आप आइडिया लगा सकते हो सेल्स के बारे में। जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो स्मॉल अमाउंट के अंदर है भाई। देखो बहुत ही छोटा सा इंटरसेलुलर स्पेस आपको दिख रहा है। इंटरसेलुलर स्पेस का मतलब होता है दो सेल्स के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है। तो ये जो ग्रीन कलर के डब्बे आपको दिख रहे हैं ये एक्चुअली में पेरेन्काइमा के सेल्स है। इन सेल्स के बीच में देखो ये छोटे छोटे क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस है। तो आप देख सकते हो पेरेन्काइमा के अंदर स्मॉल अमाउंट में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। जो पेरेन्काइमा है इसके अंदर स्टोरेज का काम होता है, बड़ी सी वैक्यूल होती है, तो इसके कुछ मॉडिफिकेशन भी होते हैं भाई। जैसे क्लोरेनकाइमा है, इसके अंदर क्या होता है, पेरेन्काइमा ऐसे वाले पेरेन्काइमा जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट भर जाता है भाई। अगर क्लोरोप्लास्ट भरा है तो ये फोटोसिंथेसिस करेगा, ये मॉडिफिकेशन है पेरेन्काइमा का। अगर एयर भर जाती है वैक्यूल में तो उसे एरेन्काइमा बोल देंगे ना। लार्ज कैविटी हो गई है जिसके अंदर एयर भर गई है भाई, अगर एयर है तो वो बायोन्सी प्रोवाइड करेगा। ऐसे प्लांट जो पानी के अंदर तैरते हैं उनके अंदर ये ज्यादा अमाउंट में मिलेगा एरेन्काइमा, है ना। इसके अंदर गैस है भाई। उसके अलावा ये कुछ एग्जांपल भी लिखे हैं, जैसे हाइड्रोफाइट्स जो पानी में मिलते हैं एक्वेटिक प्लांट, उनके अंदर ये मिलेगा, ऑब्वियसली बता ही दिया मैंने।
प्रोजेनकाइमा का मतलब देखो इलोंगेटेड होते हैं भाई, पॉइंटेड होते हैं। इलोंगेटेड का मतलब लंबा होना, पॉइंटेड का मतलब तीखा होना, किनारों से तीखा होना, थिक वॉल्ड होते हैं भाई, ऐसे पेरेन्काइमा है ये। प्रेजेंट होते हैं कहां पे, पेरिसाइकल ऑफ रूट्स पे प्रेजेंट होते हैं, ये स्ट्रेंथ को देते हैं भाई। अगर पतला सा पॉइंटेड तीखा सा सेल है तो ऑब्वियसली प्रोटेक्शन देगा, स्ट्रेंथ देगा, है ना। म्यूसिलेज पेरेन्काइमा का मतलब क्या है, देखो वाटर स्टोरिंग होते हैं ये सुकन जीरोफाइट्स के अंदर। सुकेंट जीरोफाइट वो होते हैं, देखो एक स्टोमेटा भी होता है, सुकेंट स्टोमेटा जिसको बोलते हैं ना। जीरोफाइट्स वो होते हैं जो रेगिस्तान डेजर्ट के अंदर मिलने वाले प्लांट्स होते हैं, इनके अंदर कुछ म्यूसिलेज वाले पेरेन्काइमा मिलते हैं। इन पेरेन्काइमा के अंदर वाटर होल्ड किया हुआ होता है, रखा हुआ होता है, पकड़ा हुआ होता है भाई। पानी को ये जाने नहीं देते हैं, पानी को रोक के रख लेते हैं ताकि जब भयानक स्थिति हो, पानी की बहुत ज्यादा कमी हो, तब उस पानी का उपयोग किया जा सके। जैसे कि अलोई हो गया, ओपेंशिया हो गया, कैक्टस हो गया, ये कुछ जीरोफाइट्स प्लांट के एग्जांपल है आपके सामने। इनके अंदर लार्ज वैक्यूल भी होती है और ये सिक्रीट भी करते हैं म्यूसिलेज को। म्यूसिलेज है इनके अंदर जो कि वाटर को होल्ड करके रख रहा है, इसलिए म्यूसिलेज पेरेन्काइमा इसका नाम हमने रखा है। उम्मीद करते हैं मॉडिफिकेशन भी आपके सामने क्लियर है भाई। पेरेन्काइमा क्या क्या फंक्शन करता है भाई, फोटोसिंथेसिस कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर अगर क्लोरोप्लास्ट है, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट अगर है तो ये फोटोसिंथेसिस करेगा भाई साहब, ये स्टोरेज करेगा उस फूड का, फोटोसिंथेसिस करेगा तो फूड बनेगा। फूड का नाम ही आप जानते हो क्या है, ग्लूकोज है। इस ग्लूकोज का स्टोरेज भी कहां कर लेगा, अपने अंदर। कुछ मटेरियल का ये सिक्रेशन भी करता है, बाहर भी निकालता है, जैसे कि गम्स हो गए, जैसे कि रेजिन्स हो गए, जैसे कि लेटेक्स हो गए। ऐसे सब्सटेंस भी पेरेन्काइमा में स्टोर हो सकते हैं और वो बाहर निकल सकते हैं, है ना। प्लांट्स के अंदर गम्स वगैरह निकलते हैं ना, वो पेरेन्काइमा के अंदर ही स्टोर होते हैं। अब हम आपको बढ़ाते हैं कोलेनकाइमा की डिटेल्स, तो वो ध्यान से देखिएगा। कोलेनकाइमा भी एक सिंपल परमानेंट टिश्यू है। थोड़ा सा पानी पी रहे हैं, बस एक सेकेंड। देखो जो कोलेनकाइमा है ये लिविंग मैकेनिकल इलास्टिक टिश्यू है। मैंने आपको अभी भी बताया था कि ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है भाई। क्यों करता है फ्लेक्सिबिलिटी, वो रीजन भी बताया था कि इसके अंदर क्या है बच्चों, इसके अंदर पेक्टिन है, और पेक्टिन क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है। इसको फ्लेक्सिबल कौन बना रहा है, इलास्टिक बोलो चाहे फ्लेक्सिबल बोलो, बात ही सेम सेम है ना। तो बात अगर सेम है तो फ्लेक्सिबल इलास्टिक किसके कारण हो रहा है, ये पेक्टिन के कारण हो रहा है भाई। क्योंकि पेक्टिन एक ऐसा सब्सटेंस है जो वाटर को होल्ड कर सकता है। अगर वाटर होल्ड रहेगा तो वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी बनेगी। आप रिलेट भी कर सकते हो डे टू डे लाइफ से। एक ऐसी ब्रांच जिसके अंदर वाटर है, यानी कि फ्रेश ब्रांच, फ्रेश स्टेम बोल सकते हो। एक ऐसी ब्रांच जिसके अंदर वाटर ही नहीं है, सूखी हुई ड्राई ब्रांच, इसको अगर आप ब्रेक करोगे तो आसानी से हो जाएगी क्योंकि ड्राई है। अगर फ्रेश को आप ब्रेक करोगे तो ब्रेक ही नहीं होगी क्योंकि इसके अंदर वाटर कंटेंट है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है इसमें। अगर पेक्टिन वाटर को होल्ड कर सकता है तो ये फ्लेक्सिबिलिटी को प्रोवाइड करेगा। ये प्रोटोप्लाज्म को रिटेन रखता है मैच्योरिटी के टाइम पे। उसके अलावा अकर करता है किसकी, कहां पर होता है, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे, ये भी आपको बता चुके हैं। हाइपोडर्मिस ऑफ यंग हर्बेशियस डाइकोट स्टेम के अंदर ये प्रेजेंट होता है भाई। मोनोकोट डाइकोटिलेडन प्लांट्स के अंदर भी हो सकता है ये। उसके अलावा एब्सेंट कहां पर होता है, रूट्स ऑफ बोथ मोनोकोट एंड डाइकोट, केवल स्टेम के अंदर मिल रहा है। स्टेम की भी हाइपोडर्मिस के अंदर मिल रहा है भाई, रूट्स में कभी नहीं मिलता है। जो मोनोकोट होते हैं उनके अंदर भी कभी नहीं मिलता है भाई, ये केवल डाइकोट के स्टेम में मिल रहा है। कहां पे मिल रहा है, डाइकोट के स्टेम में। इसमें भी जो हाइपोडर्मिस है, केवल उसमें डाइकोट का जो हाइपोडर्मिस है, किसका, स्टेम का, उसके अंदर केवल क्या मिलते हैं, कोलेनकाइमा मिलते हैं। उसके अलावा कहीं भी कोलेनकाइमा नहीं मिलते हैं। आगे देखो जरा, होमोजेनियस लेयर या फिर पेचेस के अंदर मिल सकते हैं भाई। सेल जो है वो ओवल हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं, पॉलीगोनल हो सकते हैं। सेल्स जो होते हैं बहुत थिक होते हैं, मोटे होते हैं भाई। कॉर्नर पे यहाँ पे हेमिसेलुलोज पेक्टिन मिल सकता है आपको। लिग्निन यहाँ पे होता नहीं है, लिग्निन कोलेनकाइमा के अंदर होता है। ऑफ्टन कंटेन क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट भी हो सकता है। एसिमिलेट फूड, यानी कि फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं। यहाँ पर एसिमिलेट वर्ड को समझो, अगर कोई ऑर्गन जनरली फोटोसिंथेसिस करता है तो उससे फोटोसिंथेट बोलेंगे भी, है ना, फोटोसिंथेसिस करने वाला बोलेंगे। अगर कोई एक्सेप्शनली फोटोसिंथेसिस करे तो उसे एसिमिलेट वर्ड के द्वारा डिनोट किया जाता है।
ऐसी रूट्स जो फोटोसिंथेसिस करे उन्हें एसिमिलेटरी रूट बोलते हैं, क्योंकि जनरली रूट फोटोसिंथेसिस नहीं करती है, अगर एक्सेप्शनली करे तो उसे क्या बोलेंगे, एसिमिलेटरी रूट। जो एसिमिलेट वर्ड है ये एक्सेप्शनली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है। इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो अपसेट है भाई, ऑब्वियसली ना ही पेरेन्काइमा में मिला था ना ही कोलेनकाइमा में मिल रहा है, पेरेन्काइमा में फिर भी कभी कभी मिल सकता है। प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट देता है भाई किसको, ग्रोविंग पार्ट्स को, जो भी फ्लोइंग प्लांट्स है या फिर कोई भी प्लांट है। यंग स्टेम हो गया, पेटियोल हो गया, इनके अंदर क्या मिलता है, यही कोलेनकाइमा मिलता है जिन्हें यहाँ ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है। फ्लेक्सिबिलिटी देता है, आपको बता ही दिया, ये हाइड्रोफिलिक नेचर के कारण, क्योंकि पेक्टो सेलुलोज, पेक्टो जो वर्ड है ये पेक्टिन के लिए आया है, सेलुलोज ऑब्वियसली सेलुलोज के लिए आया है। नॉट ए यूनिवर्सल टिश्यू, ये सभी जगह नहीं मिलता है भाई, मोनोकोट के अंदर मिलता ही नहीं है, मोनोकोट स्टेम, मोनोकोट रूट दोनों के अंदर। जो डाइकोट है उसके अंदर भी केवल स्टेम के अंदर मिल रहा है, उसके अंदर भी केवल हाइपोडर्मिस में मिल रहा है, डाइकोट की रूट में भी नहीं मिल रहा है, कोई भी रूट में नहीं मिलता है ना, तो बहुत ही स्पेसिफाइड है भाई, ये यूनिवर्सल टिश्यू नहीं है। उम्मीद करते हैं एक एक लाइन क्लियर है भाई बहुत ही बढ़िया से, और आगे बढ़ते हैं भाई। ये कोलेनकाइमा का एक डायग्राम दिया गया है जिसमें कॉर्नर पे थिकनिंग भी दर्शाई गई है, ये कोलेनकाइमा का डायग्राम है, थिकन्ड कॉर्नर्स दिखाए गए हैं क्योंकि इन कॉर्नर्स पे क्या परसेंट है बच्चों, पेक्टिन परसेंट है। उसके अलावा प्रोटोप्लाज्म है, वैक्यूल है, सेल वॉल है, सब कुछ दिखाया गया है। ये जो व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है ये वैक्यूल है, उसके अलावा ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है ये प्रोटोप्लाज्म है, उसके अलावा ये जो पिंक कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है ये थिकन्ड कॉर्नर्स पे पेक्टिन जमा हुआ है, और सेल वॉल जो है ये ब्लैक कलर वाली लाइंस जो है वो क्या है बच्चों, सेल वॉल है। तो उम्मीद करते हैं डायग्राम भी क्लियर है आपके सामने भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कोलेनकाइमा आखिर क्या काम करता है भाई, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है भाई किसी भी प्लांट ऑर्गन को, टेंसाइल स्ट्रेंथ देता है अगेंस्ट बेंडिंग, अगर कोई मुड़ता है प्लांट तो उसे मुड़कर टूटने से बचाएगा, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी भी देगा, इसी को टेंसाइल स्ट्रेंथ आप कह सकते हो। जब भी हवा चलती है, जो विंड है उसका एक्शन होता है तो लीव्स को या फिर स्टेम को मुड़कर बचाने का काम करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी का काम करेगा। जो क्लोरोप्लास्ट है अगर वो प्रेजेंट होता है तो ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है। तो उम्मीद है भाई इसके फंक्शन भी क्लियर है, काफी पढ़ चुके हैं इसके बारे में, तो फंक्शन तो आराम से समझ में आ गए। जो स्क्लेरेनकाइमा है अगला टाइप किसका, सिंपल परमानेंट टिश्यू का, उसके बारे में देखते हैं अब। ये एक डेड मैकेनिकल टिश्यू है भाई, ये डेड होता है क्योंकि इसके अंदर लिग्निन होता है, लिग्निन साइटोप्लाज्म को समाप्त कर देता है ना। मेन मैकेनिकल टिश्यू है भाई, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ कोलेनकाइमा भी देता है, स्क्लेरेनकाइमा भी देता है, लेकिन ज्यादा कौन देता है, स्क्लेरेनकाइमा, क्योंकि इसके अंदर लिग्निन बहुत ज्यादा है बच्चों। उसके आगे देखो, ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है किसी भी ऑर्गन को, यूजुअली डेड होता है, प्रोटोप्लाज्म है नहीं, बता ही दिया सब कुछ। प्रोटोप्लाज्म जो है मैच्योरिटी के टाइम लॉस्ट हो जाता है, तभी ये डेड सेल बन जाते हैं। आगे लिखा है ये लंबे लंबे, नैरो नैरो, पतले पतले, मोटे मोटे, थिक थिक, लिग्निफाइड, जिनमें लिग्निन हो, ऐसे सेल से बना होता है भाई। न्यूमरस पिट्स, जिसके अंदर बहुत सारे नंबर्स में क्या होते हैं, पिट होते हैं। अभी बताया ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, इनके बीच में साइटोप्लाज्म में मटेरियल का एक्सचेंज के लिए कुछ क्या बोल सकते हैं, चैनल्स होते हैं, उन्हें आप पिट बोलोगे। चैनल मतलब ऐसा दरवाजा जिसके द्वारा मटेरियल इधर उधर जा सके, उसी को पिट बोलेंगे भाई। पिट क्या होते हैं, कुछ लाइनें भी लिखी है देखो, अनलिग्निफाइड एरियाज है लिग्निफाइड वॉल के अंदर। अगर पिट वाले दरवाजे पे भी लिग्निन होता तब तो मटेरियल जा ही नहीं पाता। जो पिट्स होता है वहां पे लिग्निन नहीं होता है, वो अनलिग्निफाइड एरियाज होते हैं। आई होप इट इज क्लियर। जो लिग्निन होता है वो इम्परमियस होता है वाटर और गैसेस के लिए। वाटर को चाहे गैस को लिग्निन अपने आर पार नहीं जाने देता है। इंटरसेलुलर स्पेस कभी भी नहीं होंगे भाई, इंटरसेलुलर स्पेस केवल पेरेन्काइमा में ही हो सकता है और कहीं हो ही नहीं सकता है भाई। On basis of variation in form, structure, origin and development, स्क्लेरेनकाइमा में भी either fiber or sclerid। जो स्क्लेरेनकाइमा है इसके दो रूप आपको पढ़ाए थे भाई, फॉर्म आपको पढ़ाए थे। ये स्क्लेरिड हो सकती है, ये फाइबर हो सकता है। क्यों हो सकते हैं, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर वेरी करता है, क्योंकि इनकी ओरिजिन वेरी करती है, क्योंकि इनका डेवलपमेंट वेरी करता है ना। आगे बढ़ते हैं, देखो ये एक डायग्राम दिया है स्क्लेरेनकाइमा का, जिसके अंदर एक फाइबर भी दिखाया है और एक स्क्लेरिड भी दिखाया है। तो सारी लाइनें आप देख लो, ये फाइबर है भाई, फाइबर के अंदर देखो ल्यूमन दिख रहा है आपको, मोटी सी सेल वॉल दिख रही है। स्क्लेरिड के अंदर भी देख लो, छोटे छोटे पिट्स भी दिख रहे हैं, ल्यूमेन भी दिख रहा है और मोटी सी सेल वॉल भी आपको दिख रही है। तो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है जो आपके दिमाग में क्लियर भी होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, देखो फाइबर के बारे में क्या लिखा है। ये थिक वॉल्ड होते हैं, ऑब्वियसली थिक वॉल्ड तो होगा ही ना।
सक्लेरिड के बारे में लिखा है हाईली थिक्ड वॉल। अगर पूछे दोनों में से थिक वॉल ज्यादा किसकी है, दोनों ही सक्लेरेनकाइमा है, दोनों की ही वॉल थिक होती है। अगर पूछे ज्यादा किसकी थिक है तो सक्लेरिड की ज्यादा थिक होती है। समझ में आता है, इसकी कम थिक होती है वॉल, इसकी ज्यादा थिक होती है भाई। आगे लिखा है ये इलोंगेटेड होते हैं, पॉइंटेड होते हैं। जो फाइबर होते हैं कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं भाई, पॉइंटेड भी है, इनके जो ये नुकीले पोर्शन है इन्हीं को पॉइंट बोल रहे हैं भाई। इलोंगेटेड का मतलब लंबा, नैरो भी है, देखो नैरो का मतलब पतला। इनका ह्यूमन कैसा है, पतला दिख रहा है आपको। जनरली ग्रुप्स में मिलते हैं, जैसे कि कोकोनट के ऊपर आप फाइबर उतारते हो, एक फाइबर तो होता नहीं है, बहुत सारे फाइबर, यानी कि ग्रुप्स में मिलते हैं भाई। जो वेरियस पार्ट्स है प्लांट के उनमें मिल सकते हैं, जैसे जाइलम इंट्राजाइलरी हो सकता है, वुडी हो सकता है। उसके अलावा फ्लोएम के अंदर फाइबर मिल सकता है, जैसे एक्स्ट्राजाइलरी हो गया, जिसको बास फाइबर भी बोलते हैं। कहने का मतलब है फाइबर प्लांट के अलग अलग ऑर्गन्स में मिल सकते हैं। अगर जाइलम में मिल रहे हैं तो उन्हें वुडी फाइबर कहा जा सकता है, उन्हें जाइलम इंट्राजाइलरी कहा जा सकता है। उसके अलावा फ्लोएम में मिलते हैं तो उन्हें एक्स्ट्राजाइलरी कहा जा सकता है, उन्हें बास्ट फाइबर कहा जा सकता है। जो लॉन्गेस्ट सेल होता है प्लांट बॉडी का वो कौन होता है, फाइबर सक्लेरेनकाइमा। कौन होता है, फाइबर सक्लेरेनकाइमा। फाइबर सबसे लंबा सेल है किसका, प्लांट का, प्लांट बॉडी का। ह्यूमंस के अंदर सबसे लंबा सेल होता है नर्व सेल बेसिकली, ठीक है। इसके बारे में देखो, ये स्फेरिकल है, ये ओवल है, ये सिलेंड्रिकल भी है भाई। इसके अंदर जो वॉल है वो काफी ज्यादा थिक होती है, इससे भी ज्यादा थिक होती है। वेरी नैरो कैविटी, इसकी नैरो कैविटी है बट इसकी वेरी नैरो कैविटी है। अगर पूछे दोनों की वॉल कैसी है, थिक है, ज्यादा किसकी थिक है, स्क्लेरेनकाइमा की या सक्लेरेनकाइमा की। जो आप प्रोनाउंसिएशन करो वो करेक्ट है ना, साइंस के अंदर इसका कोई लोचा नहीं है भाई। अगर पूछे ल्यूमन किसका नैरो है तो वो भी स्क्लेरेनकाइमा का ज्यादा नैरो है। वेरी नैरो लिखा है, वहां पे केवल नैरो लिखा है। उम्मीद है क्लियर है भाई। ऑब्लिगेटेड, जो ऑब्लिटरेटेड ल्यूमन्स होते हैं वो यहाँ पे मिलते हैं। ऑब्वियसली बहुत छोटा ल्यूमन है तो ऑब्लिटरेटेड तो हो ही जाएगा, है ना। तो उम्मीद करते हैं एक लाइन आपको समझ में आई है भाई, बहुत ही बढ़िया से। उसके बाद लिखा है जो सक्लेरिड्स होती है वो फाउंड करती है भाई किसके अंदर, उसके लिए एक ट्रिक लिखी है आपके सामने, फ्रूट्स एंड लीव्स। ये ट्रिक बनाइए प्लीज। कहाँ कहाँ मिल रहे हैं, देखो फ्रूट्स और लीव्स के अंदर मिल रहे हैं भाई। ट्रिक क्या है वो ध्यान से देखना। ट्रिक थोड़ी स्लाइड का थोड़ा आगे पीछे हो गया है बस। जो सक्लेरिड्स है वो कहां पर मिलती है उसकी ट्रिक है ये। ट्रिक क्या है, प्लीज सी फ्रूट एंड लीव्स, प्लीज सी फ्रूट एंड लीव्स। ये तो रेड कलर से मार्क कर दी मैंने आपके लिए ट्रिक। इसके बाद इसको याद क्या करना है भाई, प्लीज का मतलब क्या है, देखो प्लीज के अंदर आपके सामने आएगा भाई पी आएगा, उसके अलावा पल्प आएगा। पी का मतलब आप इसे याद रखो, पल्प ऑफ फ्रूट्स, है ना। पी का मतलब क्या है, पल्प ऑफ फ्रूट्स। कौन कौन से फ्रूट्स, जैसे गोवा हो गया, जैसे पियर हो गया, जैसे सपोटा हो गया। इन तीनों फ्रूट को आप जीपीएस से भी याद रख सकते हो। जी का मतलब गोवा, पियर, सपोटा, ठीक है क्या। इन तीनों फ्रूट के पल्प में, पी का मतलब, प्लीज का मतलब क्या है, पल्प है। आगे देखो सी का मतलब है सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स। लेग्यूम्स यानी कि जो दालें होती है, मूंग है, मोट है, इनका जो सीड है, बीज है, इस बीज का जो बाहर वाला आवरण है, सीड कोट है, उसको अगर ध्यान से देखो तो वो भी बहुत ही मजबूत होता है, वो भी सक्लेरिड्स का बना होता है। उसके बाद लिखा है भाई फ्रूट। फ्रूट से याद रखोगे फ्रूट वॉल के अंदर होता है, जैसे नट्स, जो नट्स होते हैं उनकी अगर आप फ्रूट वॉल देखोगे तो वो भी बहुत ही मजबूत होती है भाई। उसके अलावा जो चाय पत्ती है उनकी जो लीव्स होती है, पत्तियां होती है, उनके अंदर भी सक्लेरिड्स होते हैं। तो ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की एग्जांपल है भाई कि सक्लेरिड्स कहां पर मिल सकती है, कहां पर फाउंड हो सकती है। उसके कुछ एग्जांपल आपके सामने ट्रिक के साथ प्रस्तुत किए हैं भाई। आगे बढ़ते हैं। ये जो सक्लेरिड्स है ये कितने टाइप की हो सकती है भाई। सबसे पहला टाइप लिखा है आपके सामने ब्रेंकी सक्लेरिड्स। इसको ग्रीट सेल, इसको स्टोन सेल भी बोलते हैं। ये राउंड शेप की हो सकती है, गोल। ये पल्प के अंदर मिल सकती है या फ्रूट वॉल के अंदर भी मिल सकती है। अगला टाइप है आपके सामने मैक्रोसक्लेरिड, इसको रॉड सेल भी बोलते हैं। ये सीड कोट ऑफ लेग्यूम, जो दालें होती है उसके सीड कोट में मिलती है ये। उसके आगे लिखा है एस्ट्रोसक्लेरिड या स्टार लाइक सेल्स, ये लीव्स ऑफ टी के अंदर मिलती है। उसके आगे लिखा है ओस्टियोसक्लेरिड, ये बोन लाइक सेल्स होती है, हड्डियों की जैसी सेल्स होती है। बेसिकली हड्डी के लिए वर्ड यूज करते हैं ओस्टियो। तो उम्मीद है सारे टाइप्स ऑफ सक्लेरिड आपके सामने क्लियर है भाई। उसके बाद हमने ये तो ऑलरेडी समझ लिया है भाई टेबुलेटेड फॉर्म में। ये लिविंग सेल होता है, ये भी ब्लैक कर लेते हैं इनको।
ये लिविंग सेल है, ये भी लिविंग है बट ये डेड है। यहाँ पर सेल वॉल थिन होती है, यहाँ पर अनइवनली थिक्ड होती है, कहीं से थिक कहां से पतली है ना। यहाँ पर पेक्टिन है, यहाँ पर सेलुलोज है, यहाँ पर ज्यादातर लिग्निन है, ठीक है क्या। यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट हो सकते हैं, यहाँ पे कभी नहीं होंगे, यहाँ पे भी कभी नहीं होंगे। ये फोटोसिंथेसिस करेगा, स्टोरेज करेगा, सिक्रीशन करेगा, ये मैकेनिकल सपोर्ट देगा, फ्लेक्सिबिलिटी देगा, कभी कभी फोटोसिंथेसिस भी करेगा। ये केवल मैकेनिकल स्ट्रेंथ देगा क्योंकि यहाँ पे लिग्निन है। यहाँ पर जो पिट्स होते हैं वो कभी नहीं मिलते हैं भाई, यहाँ कभी नहीं मिलते हैं बट यहाँ मिलते हैं। पिट्स तब बनते हैं जब लिग्निन आता है, लिग्निन केवल यहाँ पर है तो केवल यही पिट्स मिल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये सारी लाइंस ऑब्वियसली हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, एक टेबुलेटेड फॉर्म में भी आपके सामने क्लियर है। तो इसी के साथ हम अपना लेक्चर समाप्त करते हैं भाई, जो कि सेकंड लेक्चर है इस चैप्टर का। अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू के साथ। अभी तक मैंने आपको बताया है कि टिश्यू कितने टाइप का है भाई, टिश्यू दो टाइप का है, व्हाइट से लिखते हैं इसको। टिश्यू कितने टाइप का है, टिश्यू दो टाइप का है, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। दो टिश्यू बताए, इसको पढ़ा दिया मैंने लेक्चर 1 में। इसके भी दो पार्ट है भाई, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल को पढ़ा दिया मैंने लेक्चर 2 में। अगला जो लेक्चर होगा लेक्चर 3 वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में होगा। तो उम्मीद करते हैं आप रिलेट कर पा रहे हो, अच्छे से नोट्स बना रहे हो और पढ़ाई कर रहे हो। तो चिल देन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।